क्लास टेंथ के डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। असल में जो इसके पहले भी हम लोग सारी बातें पढ़ रहे थे वो हम लोग इसी का बेसिक इनफैक्ट हम लोग पढ़ रहे थे। असल में सीधे सीधे अगर रिएक्शन पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने इसी का बेस बनाने के लिए तमाम बेसिक बातें हमने आपको बता दिया था। तो आज से हम सीधे अभिक्रिया की बात करेंगे। तो इस अभिक्रिया आप जानते हैं चूंकि साइंस है तो साइंस में स्पेशली केमिस्ट्री जो होती है वो अप्लाइड साइंस होती है, मतलब तमाम और बातों का यूज करके इसको पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हमने वो सारी बातें बेसिक बातें आपको बता दिया था जिससे कि सब्जेक्ट आपके समझ में ढंग से आने लगे। तो इस तरह से हमें देखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक अभिक्रिया यहाँ लिख के दिखा रहा हूं। देखिए ये अभिक्रिया क्या है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ऐसे कोई स्ट्रक्चर लिख दिया, यहाँ पे CH2 और डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया और यहाँ पर HBr ये लिख दिया और आगे चल कर कैसे हमने एरो यानी तीर का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पर हमने देखिए लिख दिया, यहाँ पर ये हम लिख दिया Br, यहाँ पे CH2 और यहाँ लिख दिया हमने यहाँ पर CH3, ऐसे कुछ लिख दिया। तो एक बात याद रखिए, जनरली जो रिएक्शन लिखने का रिएक्शन मतलब होता क्या है, याद रखिए कि ये जो तीर का चिन्ह लगा हुआ है तो इस तीर में जो कि हेड जो है, हेड की तरफ जो लिखा होता है इसे हम लोग प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट और हिंदी में इसको हम कहते हैं उत्पाद। ये हमारा उत्पाद है और नाम से ही लग रहा है कि जो उत्पन्न होता हो। और जो ये तीर के बाएं तरफ लिखा है ये सब क्या है, ये वास्तव में कहलाते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं, ये अभिकारक कहलाते हैं। तो असल में क्या होता है, जो ये देखिए तीर के बाएं तरफ जो भी लिखा होता है वो सब अभिकारक होता है, दोनों अभिकारक है, सही बात यही है। लेकिन इसमें से एक अभिकारक जो होता है वो ज्यादा तेज होता है, ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा क्रियाशील होता है और एक अपेक्षाकृत कम होता है। तो जो ज्यादा क्रियाशील होता है असल में इसी को हम लोग कहते हैं रिएजेंट कहते हैं, इसी को हम लोग रिएजेंट या हिंदी में इसको हम कहते हैं अभिकर्मक, इसको हम लोग अभिकर्मक कह देते हैं। और जो अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम जो होता है, क्रियाशील होता है, जिसके ऊपर असल में रिएजेंट आक्रमण करता है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट कहते हैं। इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं या इसके लिए एक और नाम हम लोग देते हैं क्या, रिएक्टेंट। और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिकारक। तो अभिकारक, तो इस तरह से अब यहां से हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या बताएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं वास्तव में क्या होती हैं कि एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें ये अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद यानी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें अभिकारक या कह लो जिसमें अभिकारक और अभिकर्मक आपस में क्रिया करके और नए पदार्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस तरह से लिखने का उनका ये सिस्टम होता है, कैसे तीर बनाते हैं और तीर में दाहिने तरफ जो होता है वो उत्पाद लिखा जाता है और बाएं तरफ जो होता है वो यहाँ पर अभिकारक और अभिकर्मक लिखे जाते हैं। असल में ये दोनों ही अभिकारक होते हैं। अगर थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बात करें सही तो दोनों ही अभिकारक होता है, लेकिन जो ज्यादा तेज होता है, जो आक्रमण करता है उसको हम अभिकर्मक कह देते हैं और जो अपेक्षाकृत जो कम तेज होता है जिसके ऊपर आक्रमण असल में होता है उसी को हम यहाँ पर अभिकारक या सबस्ट्रेट कह देते हैं। तो ये बात याद रखिए। तो एक अभिक्रिया आपके सामने दिखी। अच्छा, इस अभिक्रिया में आपको ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है, वो बात ये है, देखो ध्यान जरा सा कि देखो यहाँ पर जो हमारे सबस्ट्रेट है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड हमने लगाया है और याद रखिए कि दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड कहलाता है सिग्मा और एक कहलाता है पाई। तो कम से कम नाम याद रखिए, सिग्मा और पाई बॉन्ड। डिटेल आपको जो है वो क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम इतना याद रखिए कि जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे कैसे सिग्मा चिन्ह है, सिग्मा का चिन्ह है, आप लोग पढ़े होंगे। तो सारे सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा होते हैं और जब डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे एक सिग्मा और एक पाई आ जाता है। ये बात आप याद रखिए, डिटेल आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा। तो याद रखिए कि आप देख रहे हैं कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों हैं, जबकि यहां देख रहे हैं कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन होता है आपका पाई बॉन्ड टूट गया। ठीक, तो ये अभिक्रिया जो हमने लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में क्या दिखाई पड़ रहा है कि इस अभिक्रिया में पाई बॉन्ड जो है टूट गया।
ठीक, और क्या हुआ देखो जरा सा, आप देख रहे हैं कि आपका जो अभिकर्मक है इसके अंदर ब्रोमीन है, Br है। तो देखो ये Br इस अभिकारक के किसी भी परमाणु से जुड़ी नहीं है, लेकिन जो उत्पाद बना वहां क्या दिखाई दे रहा है कि Br यानी Br क्या नए सिरे से इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ गई। देखिए आपका CH2 है ना, तो ये जो Br है इस CH2 के साथ जाकर देखो यहाँ पे जुड़ गई, C के साथ जाकर जुड़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नए सिरे से एक नया बांड बना। ये जो ब्रोमीन है किसी कार्बन के साथ पहले नहीं जुड़ी थी, लेकिन जब उत्पाद हुआ तो वहां क्या दिखाई पड़ रहा है कि ब्रोमीन जाके इस कार्बन के साथ जुड़ गई, नया बांड बन गया। और जो नया बांड बना तो भाई एक लाइन, एक डंडा मतलब सिंगल बांड, दो बांड मतलब डबल बांड, तीन मतलब क्या पर ट्रिपल बांड कहलाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल थोड़ा मैं आपको और बता दूं, देखो ऐसा मान लो कहीं पर ऐसे खाली अगर सिंगल बांड बना रहेगा तो आप उस सिंगल बांड क्या कहेंगे, आप उसको ऐसे सिग्मा बांड कहिएगा। ठीक, अब मान लो वो देखो वो बांड किसी के बीच हो सकता है, जैसे वो कार्बन कार्बन के बीच में बांड हो सकता है, या हो सकता है वो बांड आपका कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो, वो किसी के बीच हो सकता है। तो कोई भी सिंगल बांड होगा हमेशा सिग्मा बांड, तो इसमें सिग्मा से लिख रहा हूं, इसको हम लोग सिग्मा बांड कहेंगे। अब मान लो कि हमने यहाँ पे ऐसे देखो लिखा जाए ऐसा, ये हमने लिखा देखो ऐसे, हमने यहाँ पे ये हमने दो लिख दिया, फिर देखो हमने ऐसे दो डंडे बना दिया इस तरह से, तो दो डंडा मतलब डबल बांड, यहाँ पे डबल बांड हो गया। अब देखो जितने भी बांड बने, जैसे मान लो यहाँ पर हमने बना दिया, जरा एक और देखो हम बना के दिखा रहे हैं, ये बांड आप जा देखिए, यहाँ पर मैं तीन डंडे बना रहा हूं इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कहीं पर एक बांड एक लाइन खींची गई है, एक डंडा बना है तो सिंगल बांड कहलाता है। अगर दो लाइन खींची गई तो आपका डबल बांड कहलाता है। कहीं पे तीन लाइन खींची आपका ट्रिपल बांड कहलाता है। लेकिन एक बात याद रखो, चाहे आपका वो सिंगल बांड हो, चाहे डबल बांड हो और चाहे ट्रिपल बांड हो, कोई भी बांड हो, उसमें से एक बांड हमेशा सिग्मा बांड होता है। तो प्रेजेंट टाइम में बस ABCD इसका सीखिए, इसका डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, ये सब 11th में जाएंगे तो पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए तमाम सिद्धांत तमाम थ्योरी है जो कक्षा 11 में जाकर आप पढ़ेंगे। प्रेजेंट टाइम में नाम से काम चलाइए आप कि जितने भी बांड हैं, अगर कोई सिंगल बांड है तो भी आपका सिग्मा बांड हुआ, अगर डबल बांड होगा तो उसमें से भी एक बांड सिग्मा हो गया, रखना इसमें से भी एक बांड आपका सिग्मा होगा। तो चाहे आपका सिंगल बांड हो, चाहे डबल बांड हो और चाहे ट्रिपल बांड हो, किसी भी जगह पर एक बांड हमेशा सिग्मा बांड हो, लेकिन एक ही होता है, ध्यान देना। एक बांड को पहले बुक करो सिग्मा के नाम, और बचेंगे तो जो सारे जो बांड बच जाएंगे वो सबके सब पाई हो जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि चाहे बांड आपका सिंगल दिखे, जैसे आप देखिए आपका सिंगल बांड दिख रहा है, चाहे डबल बांड दिखे और चाहे ट्रिपल बांड दिखे, कोई भी बांड दिखे तो उसमें से एक बांड को बुक करिए, फिक्स करिए सिग्मा के नाम, और जो बच जाएंगे वो सब हमारे पाई हो जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या था, बस एक ही बांड था, तो पहला बांड हमारा सिग्मा बांड होता है, तो हमने सिग्मा बना दिया, पाई के लिए कुछ बचा नहीं, यानी यहाँ कोई पाई बांड नहीं है। यहाँ पे देखिए आप ए भी सिंगल बांड है तो सिग्मा बांड ही होगा, ये बांड भी आपका सिंगल है, सिग्मा बांड ही होगा। अब इसमें संयोजकता मत देखना, मैं तो कल दिखाने के लिए बस दिखाया, बाकी आप जानते हैं कि यहाँ पर इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, आप और जोड़ के पूरी कर लीजिएगा अपना, तो बात अलग है। देखिए जैसा अब इसमें आइए, यहाँ पर आपका एक ही बांड है तो सिग्मा बांड होगा, ये वाला बांड अकेला है तो क्या होगा, भी आपका सिग्मा बांड होगा। ये आपका बांड सिंगल है तो सिग्मा होगा, ये बांड सिंगल है तो सिग्मा बांड होगा। लेकिन अब याद रखो यहाँ पे डबल बांड है ना, तो डबल बांड में से एक बांड तो सिग्मा होगा, लेकिन जो बांड बच गया वो आपका पाई बांड हो जाएगा। तो आपने पाई मैथ्स में पढ़ा होगा, यही आपका पाई बांड, ये पाई बांड हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जो सिंगल बांड दिखाई दे रहे हैं सबके सब सिग्मा होंगे। और देखो यहाँ पे ट्रिपल बांड दिखाया, तीन देखो डंडे हमने दिखाए हैं, तीन डंडा है, तीन बांड है, तो तीन बांड में हो, चाहे तीन बांड हो, चाहे दो बांड हो और चाहे एक बांड हो, मतलब चाहे सिंगल बांड हो, चाहे डबल बांड हो, चाहे ट्रिपल बांड हो, सिग्मा बांड तो वहां पर बस एक ही होता है। तो जब डबल बांड था तब भी एक ही सिग्मा बांड था, जो बांड बच गया वो पाई हो गया। और ऐसे ट्रिपल बांड भी रहेगा तो यहाँ पर भी सिग्मा एक ही होता है। तो सामान्यतः इस बीच वाले को हम लोग सिग्मा लिख देते हैं और ऊपर और नीचे वालों को हम लोग पाई लिख देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को उम्मीद है कि सिग्मा और पाई बांड समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बस ऐसे गिनना सीख लीजिए आप लोग। तो समझ लो कि जितने भी बांड दिखे, चाहे सिंगल दिखे, चाहे डबल दिखे, चाहे ट्रिपल दिखे, उसमें से हम क्या करेंगे, बस एक बांड को पहले हम बुक करेंगे सिग्मा के नाम, बचेगा तो पाई कहेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं कहेंगे। यहाँ पर एक ही था, सिग्मा में खर्च होगा, पाई हुआ नहीं।
यहाँ देख रहे हैं डबल था तो एक हमने सिग्मा फिक्स किया तो हमारा एक पाई के लिए बच गया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था तो हमने एक बॉन्ड, पहला बॉन्ड फिक्स करना है सिग्मा के नाम, तो एक सिग्मा के नाम बुक करने के फिक्स करने के बाद भी दो हमारे बॉन्ड बच गए, तो जो बच गए हमारे पाई हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप देख लीजिएगा। तो आपके सामने हमने जो ऊपर रिएक्शन लिखी है देखिए, यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड था, मतलब यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई था, और यहाँ देख रहे हैं कोई भी बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है। ये बात आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और एक और नई बात क्या दिख रही है कि यहाँ पर कोई एक दूसरा परमाणु जाके यहाँ पे जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे कार्बन के बीच में कोई भी यहाँ पर पहले बॉन्ड नहीं था, जबकि उत्पाद में आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रोमीन है इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ गई है, एक नया बॉन्ड बन गया है। तो अगर ढंग से अगर समझने के लिए पढ़ा जाए, देखो भाई खाली फॉर्मेलिटी पूरी करोगे, खाली अपनी किताब के साथ पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर समझना है सब्जेक्ट को तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर खाली अपने एनसीईआरटी के हिसाब से बात करेंगे तो कितना समझ में आएगा भगवान जाने। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको समझना है तो थोड़ा ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी बातें आपके समझ में आएंगी। और कोर्स की चिंता होता नहीं है, आप जानते हैं कि अगर 2 महीने के लिए भी अगर स्कूल खुल गया तो आपका कोर्स हम 100% नए सिरे से पूरा कर देंगे, उसकी चिंता होता नहीं है हमको। कोर्स की कोई चिंता आप जानते कभी नहीं रहती है। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि क्लास 9th में हमने कई बार आपका कोर्स दोहरा दिया था। तो आपका कोर्स इतना छोटा सा है कि अगर 2 महीने के लिए क्या, अगर 1 महीने के लिए भी खुल गया और 2-4 क्लास भी अगर कहीं एक्स्ट्रा ले लिया तो खत्म ही हो जाएगा। तो कोर्स की कोई चिंता उनता नहीं है। सब्जेक्ट जितना सीख सकते हो सीखो, बाकी अगर स्कूल अगर 2 महीने के लिए अगर खुल गया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका कोर्स विधिवत मैं तैयार करवा दूंगा, पूरा नहीं तैयार करवा दूंगा, और आप साइंस में बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, मेरी गारंटी है। तो कोर्स की चिंता आप लोग मत करिए, विषय पे पकड़ बनाइए, बातों को समझने की कोशिश करिए जिससे आपका विषय तैयार हो। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है भाई। देखो फॉर्मेलिटी पूरी करना हो तो बहुत लोग हैं, हमसे है तो आप जानते हैं मैं क्वालिटी में विश्वास करता हूँ, काम में विश्वास करता हूँ, फॉर्मेलिटी ज़्यादा मेरा भरोसा है नहीं। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटा, देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड टूटा। और देखो एक नए सिरे से बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बना। एक ऐसी अभिक्रिया आपके सामने दिख रही है जहां पे क्या हुआ, पाई बॉन्ड आपका टूट रहा है और नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और इस नए सिग्मा बॉन्ड के द्वारा एक नया परमाणु देखो जाके यहाँ पर जुड़ रहा है। तो देखो जुड़ रहा है, तो जुड़ने को आप कहते हैं हिंदी में योग करना कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, कभी कहलाती है योग अभिक्रिया कहलाती है, योग अभिक्रिया कहलाती है। तो योग अभिक्रिया में आपको जो मैंने ऊपर बोर्ड पे लिखा है यही आपकी योग अभिक्रिया है। और योग अभिक्रिया में क्या क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि क्या होता है, कोई बॉन्ड टूटता है। कौन टूटता है, पाई बॉन्ड। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, बाएं तरफ मतलब रिएक्टेंट साइड में देखो पाई बॉन्ड है, और दाहिने तरफ मतलब प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब पाई बॉन्ड टूट गया। ठीक, तो क्या कहोगे कि योग अभिक्रिया वो अभिक्रिया हो जिसमें पाई बॉन्ड टूटता है। और अगली बात क्या बताओगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देखो यहाँ पे जो आपका रिएजेंट है और ये जो रिएक्टेंट है, देखो इसमें ब्रोमीन है, Br है, और यहाँ पे कार्बन है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कोई बॉन्ड, कोई नया बॉन्ड, कोई यहाँ पर बॉन्ड था नहीं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया। ये Br और ये C, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया। वो बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है। तो आप एक बात और जोड़ दीजिए, योग अभिक्रियाओं में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो देखना पाई बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और एक और सामान्य सी बात जोड़ सकते हैं, योग अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, तो आप कहते हैं कि परमाणुओं या समूहों का योग होता है। तो इन्हीं तीनों बातों को इकट्ठा कर दो, आप क्या हो जाती है, आपकी एक अभिक्रिया का प्रकार हो जाता है। और उस अभिक्रिया के प्रकार का नाम क्या है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं उस प्रकार का नाम, इस अभिक्रिया के प्रकार का नाम है योग अभिक्रिया। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए थोड़ा मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि आगे चल के आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन अपने कोर्स में है, क्लास 10th के सिलेबस में हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। और उस हाइड्रोकार्बन में आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में आप जानते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ये 4 हैं। और चारों का थोड़ा थोड़ा खाली पढ़ना है। 10th में कुछ नहीं है भाई, 10th में कुछ है नहीं, बस खाली ABCD बस है साइंस का। वो तो थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, वो बात अलग है, आपको जानकारी देने के लिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा में पढ़ाऊंगा। लेकिन सरकार ने कुछ रखा होगा नहीं है, नाम मात्र थोड़ा सा चटनी खाली चटाया गया है, तो कुछ ज्यादा है नहीं। लेकिन जो भी है, अगर इस बात को हम समझे रहेंगे तो उसको भी हम आसानी से समझ पाएंगे। और देखो समझने का फायदा ये होता है कि समझ के अगर हम कोई चीज को पढ़ते हैं तो वो चीजें देर तक हमें याद रहती हैं।
या हमें नहीं भूलती हैं, कम भूलती हैं। तो समझने का ही फायदा होता है। जैसे मैं आता और डायरेक्ट अभिक्रिया लिख के चल देता, देखो इसको अभिक्रिया कहते हैं, योग अभिक्रिया, तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल कर दिया तो आपके समझ में आ गया कि जब इधर बाएं तरफ डबल बांड लिखा हो और दाहिनी तरफ खाली सिंगल बांड हो जाए तो इसको योग अभिक्रिया कहते हैं। कम से कम यही याद कर लो, और सही से याद करना है तो याद करो कि ये पाई बांड है तो पाई बांड टूटता है, सिग्मा बांड बनता है। तो थोड़ा सा अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो इसके दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि आपका विषय ढंग से समझ में आएगा, तो जल्दी भूलेगा नहीं, आपका सब्जेक्ट देर तक तैयार रहेगा, बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा। और तीसरी बात, मान लीजिए आप लोगों में से कुछ लोगों को अगर आगे चल के अगर साइंस पढ़ना है 11वीं क्लास मतलब इंटरमीडिएट में, तो वहाँ पर आपके बड़े काम का होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टीचर का काम होता है समझाना। हम खाली किताब से उठा के मैटर बोर्ड पे छापने के लिए हमारी नियुक्ति नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाई स्कूल में जो पढ़ाता है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आप जानते हैं कम से कम बीएससी की होती है। हम लोग तो खैर एमएससी पीएचडी हैं, लेकिन कम से कम बीएससी होती है। तो टीचर से उम्मीद की जाती है कि वो समझाने के लिए अपने एक्स्ट्रा नॉलेज का यूज करे। तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, और आपको पढ़ना और सीखना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, शुरू के 1-2 चैप्टर में थोड़ा सा हम ज़्यादा पढ़ लेंगे तो अपना कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो आगे का चैप्टर बड़े आसानी से हो जाता है समझने में। यानी इधर जो हम एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं उधर सारा का सारा वो कवर हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम योग अभिक्रिया या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं, इसको हम योग अभिक्रिया कहते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिग्मा बांड और पाई बांड नहीं भूलेंगे। तो जितने भी बांड हो, चाहे वो सिंगल बांड हो, चाहे डबल बांड हो, चाहे ट्रिपल बांड हो, तो उसमें से एक बांड को आपको सिग्मा के नाम बुक कर लेना है। अगर खत्म हो गया तो खत्म, अगर मान लो एक बुक करने के बाद भी बच गया तो बच गया, उसको पाई कह देना है। हमने सिग्मा और पाई बांड आपको बता दिया। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको अभिकारक, अभिकर्मक और उत्पाद मतलब रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट भी आपके समझ में आ गया होगा, और ये अभिक्रिया भी आपके समझ में आ रही होगी। अब इस अभिक्रिया का अगर मैं लक्षण लिख दूं कि योग अभिक्रिया में क्या होता है, तो जो जो दिख रहा है वही बात आप लिख दो। अगर आप समझे हैं तो रटने की जरूरत है क्या भाई? अगर आप समझे हैं तो रटने की क्या जरूरत है? जो दिख रहा है उसी को आप लिख दीजिए। तो क्या दिख रहा है? तो पहले तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि किसी परमाणु या समूह का योग होता है। अगर इस अभिक्रिया का अगर हम गुण लिखें या लक्षण लिखें, अगर यहाँ पे कैरेक्टर अगर लिखें, तो पहली बात साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बी आर जाके देखो यहाँ पे जुड़ जा रहा है। आप कह सकते हैं पहला लक्षण क्या है, इसमें क्या होता है, आप कह सकते हैं किसी परमाणु या समूह का योग होता है, तभी तो योग अभिक्रिया कह रहे हैं, योग होता है। और आप जानते हैं योग होने का मतलब कि योग कौन करेगा? योग मतलब कि अगर इन दोनों परमाणुओं को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए यहाँ कोई बूंद हो या लेई थोड़ी ना होती है, उसके लिए बांड होता है। तो योग होने का मतलब है कि इनके बीच में बांड बनेगा। अगर इस ब्रोमीन और कार्बन के बीच में अगर ये बांड न बनता तो क्या ये जुड़ पाता? यहाँ जोड़ने के लिए कोई वेल्डिंग मशीन थोड़ी ना होती है, ना कोई गूंद या लेई होती है, बस यही बांड ही होते हैं जो परमाणुओं को जोड़ के रखते हैं। तो जहां पे योग होता है समझ लेना, उसका मतलब क्या, उनके बीच में बांड बनता है। जैसे इस बी आर और सी के बीच क्या हो, देखो यहाँ पर एक बांड बन गया। तो योग होने का मतलब कि बांड होता है, सिग्मा बांड बनता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि दूसरा बताइए, दूसरा में क्या दिखाई पड़ रहा है, तो दूसरे में आप दिखाई दे रहे हैं साफ साफ कि यहाँ पे जो पाई बांड है, पाई बांड टूट रहे हैं, और सिग्मा बांड जो है उनका निर्माण हो रहा है। ये भी आप कह सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में हम कह सकते हैं इन अभिक्रियाओं में कौन बांड टूट रहा है? पाई बांड। तो आप कह सकते हैं कि पाई बांड टूटते हैं और कौन बांड निर्माण होता है? तो सिग्मा बांड। और सिग्मा बांड, इसको ध्यान दो, इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। सिग्मा बांड मतलब हिंदी में बंध कहते हैं। सिग्मा बांड या बंध, जो मैं बंध ही लिख दे रहा हूं, बंध का निर्माण होता है। ये भी दिख रहा है। और तीसरी एक बात और सामान्य सी बात है, हालांकि इसके अपवाद भी मिलते हैं, फिर भी आप लोगों के लेवल पे कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये भी हम कर सकते हैं कि दो
दो पदार्थ, और पदार्थ मतलब यहाँ पे क्या है, एक है आपका अभिकारक और एक आपका अभिकर्मक, यही लोग हैं। दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, और एक पदार्थ जो है कौन सा है, इसको हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट या उत्पाद लिख रहे हैं ना, इस एक पदार्थ को हम लोग यहाँ पे उत्पाद लिख सकते हैं या प्रोडक्ट लिख सकते हैं, का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लोग अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण लिख सकते हैं, और उदाहरण में आप यही बात अपना उदाहरण बता सकते हैं। हालांकि इसमें ढेर सारे तरह तरह के उदाहरण बताए जा सकते हैं। हमने जो सबसे सरलतम उदाहरण है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चल करके इसके बड़े जटिल रूप आपको फिर से, मतलब जो हाइड्रोकार्बन या जो यौग अभिक्रिया आपको खाली 10th में बस एक इंट्रोडक्शन खाली दिया जा रहा है कि यौग अभिक्रिया क्या होती है, इसमें छोटी छोटी बातें बता रहे हैं कि क्या क्या होता है, यही सारी बातें 11th में जाकर के डिटेल में हो जाएंगी। इन अभिक्रियाओं को पढ़ना पड़ेगा, इन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि पढ़ना पड़ेगा, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा बहुत ब्रॉड हो जाएगा। अगर सामान्य भाषा में आपसे कहें अगर हम, तो 10th और 11th के सिलेबस में कोई तुलना उलना नहीं है। कहते हैं देहाती भाषा में जमीन आसमान का अंतर है, तो वही वहाँ जमीन आसमान का अंतर है। अगर 10th आपका जमीन है तो 11th आपका इंटरमीडिएट आपका आसमान है। तो सारी बातें वहाँ पर देखा जाएगा। तो उम्मीद है कि योग अभिक्रिया के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे, योग अभिक्रिया क्या होता है और योग अभिक्रियाओं के क्या लक्षण होते हैं। और एक बात आप और आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, वो क्या, तो एक बात आपको मैंने बताया था, फिर दोबारा सुन लीजिए, कि जिन कंपाउंड में डबल बाड हो या ट्रिपल बाड हो, जैसे 2 बाड बना हो चाहे 3 बाड बना हो, तो उन पदार्थों को, उन सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं असंतृप्त, अनसेचुरेटेड कहते हैं। और जिसमें साथ मान लिया आपका क्या हुआ, सारे बाड यहाँ पे सिंगल हैं, तो जिन पदार्थों में, जिन कंपाउंड में सारे के सारे बाड सिंगल होते हैं उनको हम संतृप्त कहते हैं, संतृप्त या सेचुरेटेड कहते हैं। यहाँ बात रखिए। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख भी दे रहा हूं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेचुरेटेड। और सेचुरेटेड का मतलब क्या है कि जिसके सारे बाड क्या हो, सिंगल बाड हो। तो जिस कंपाउंड के सारे बाड सिंगल होते हैं उसे कहते हैं हम सेचुरेटेड या संतृप्त कहते हैं। और जिसमें आप देख रहे हैं कि डबल बाड या ट्रिपल बाड पाए जाएं, इनको हम कहते हैं अनसेचुरेटेड या असंतृप्त कहते हैं। तो थोड़ी जानकारी भी आप लोग अपने लिए रखिए, हालांकि सारी बात हमने 9th में आपको पढ़ाया था। तो इस तरह से एक बात और आप कह सकते हैं कि अभिक्रियाएं कौन प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए कि इस अभिक्रियाओं में पाई बाड टूटता है ना, यानी जिन पदार्थों में ये अभिक्रियाएं होती होंगी वहां पाई बाड होता होगा। और पाई बाड मतलब हो गया कम से कम डबल या ट्रिपल बाड होगा। यानी पाई बाड वाले जो कंपाउंड होते हैं हमेशा क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। आप एक पॉइंट यहाँ और गिना सकते हैं, और वो क्या है कि योग अभिक्रियाएं कौन शो करता है, तो आप कहेंगे प्रमुख रूप से असंतृप्त यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। एक पॉइंट आप और जोड़ लीजिए कि योग अभिक्रियाएं प्रमुख रूप से असंतृप्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड। और इसका मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या हो जाए, कार्बन कार्बन डबल बाड दिखे या कार्बन कार्बन ट्रिपल बाड दिखे, उसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त कहेंगे। देखो हमने भी लिख दिया है, असंतृप्त को अंग्रेजी में अनसेचुरेटेड कहते हैं। पहचान क्या है कि वहां पे कार्बन कार्बन डबल बाड होगा और या ट्रिपल बाड होगा। ठीक है, तो यौगिकों द्वारा, यानी ऐसे यौगिक केवल शो करेंगे, यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं। इस तरह से आप योग अभिक्रिया के बारे में ये उदाहरण बता सकते हैं और इसके लक्षण बता सकते हैं। तो कम से कम देखो भाई, इतना आपको जानना और समझना चाहिए।
आपकी किताब में थोड़ा सा लिखा है चटनी चटाई, उसको काम चलने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा चटनी से काम नहीं चलेगा, एक आध रोटी भी खा लिया करो ताकि आगे चल करके जब पूरा भरपेट खाना हो तो ज़्यादा ना ऐड करना पड़े। तो इस तरह से आप कम से कम इतनी बात अगर आप समझेंगे तो कम से कम थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब आगे 11th में इसका और एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ लिया जाएगा। तो एक अभिक्रिया कौन सी हो गई, इसको हमने कह दिया योग अभिक्रिया। ठीक, थोड़ा सा मैं क्रम बदल रहा हूँ, जो किताब में है मैं वो क्रम बदल रहा हूँ भाई। क्यों? क्योंकि मैं उस क्रम को फॉलो कर रहा हूँ जो हमारे सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी है। तो सारी अभिक्रियाएं आएंगी लेकिन थोड़ा सा मैं उसको आगे पीछे करूंगा, क्योंकि समझने के लिए जो पहले जरूरी है मैं उसको पहले लिखूंगा और इसके बाद जो आगे आएगा तो अगर मैं इसको समझा रहूंगा तो आगे वाला समझने में हमको आराम मिलेगा, आसानी समझ पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा क्रम में बदलाव कर रहा हूँ, बाकी सब वही है। तो इस तरह से ये हमारी योग अभिक्रिया हो गई। अच्छा, अब देखिए, अब अगली अभिक्रिया नंबर 2 ले लीजिए आप। तो अगर मैं अभिक्रिया नंबर 2 की अगर बात करूं आपसे, तो जो दूसरी वाली अभिक्रिया होगी, इसको भी अभिक्रिया का नाम क्या है और इस अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, ये आपको ध्यान से देखना चाहिए। देखिए ये अभिक्रिया क्या है। तो अब मैं अभिक्रिया नंबर 2 लिख रहा हूं और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं, और इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ी सी अगर अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे एक तो सब्जेक्ट पढ़ना आसान हो जाएगा, प्लस आपको आगे के हर क्लास में आपको पढ़ने में हेल्प देगा। थोड़ा सा ही अंग्रेजी सीखिए आप। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हमारी है। थोड़ा पहले उदाहरण देखो फिर आपको मैं बताता हूं। देखिए जरा सा, यहां पर मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, जरा देखिए, ये हमारा देखिए कंपाउंड है और यहां पर हम लिख दिया यहां पर क्लोरीन, ये Cl लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे बांड हमारे सिंगल हैं, और अपने आप ये आपको ठीक थोड़ी देर पहले बताया था कि सारे सिंगल बांड कैसे होते हैं। तो आप जानते हैं कि वो सब सिग्मा बांड होते हैं। तो सारे बांड आप देख रहे हैं कि चाहे ये वाला बांड हो चाहे ये वाला बांड हो, सारे बांड कैसे हैं, सब सिग्मा बांड। देखो भाई, ये सब थोड़ा बांड पे ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छी बात होगी। सारे सिंगल बांड आप जाते हैं सिग्मा बांड कहलाते हैं, और यानी कोई डबल बांड तो है नहीं, ट्रिपल बांड है नहीं। और जब तक डबल और ट्रिपल बांड नहीं आएगा तब तक पाई बांड नहीं आएगा, और जब तक पाई बांड नहीं आएगा कंपाउंड क्या कहलाएगा, आपका संतृप्त कहलाएगा। ठीक है ना। ये कंपाउंड कैसा है आपका, ये कंपाउंड आपका संतृप्त है। ध्यान देना, सारे बांड सिंगल हो तो कंपाउंड आपका संतृप्त होता है। ये कंपाउंड आपका संतृप्त, या इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखे थे, सेचुरेटेड। तो इसको हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड कह रहे थे।